कि जो विधायक या सांसद जातीय गोलबंदी के आधार पर जीतते हैं तो विकास के प्रति उनका रुचि बहुत कम रहता है। उन्होंने बिहार में कोई विकास का काम नहीं किया, फिर भी वो 15 साल राज किए। तो यह एक रिसर्च का विषय कि आखिर कैसे राज किया। उनका दावा है कि हम जातियां थी, हमने उनको उठाया, सामाजिक न्याय की थ्योरी देते हैं। लोगों को उकसाना, लोगों को उतावला करना, लोगों को आक्रोशित करना, यह सामाजिक न्याय का नारा है क्या? 2005 के पहले जो लालू दौर था और नीतीश कुमार का दौर है, इसमें किन जातियों का ज्यादा वर्चस्व बढ़ा और किन का डाउन प्ले? 90 में कैसे बने उसकी पूरी अलग कथा है। वो राम सुंदर दास जी को दरकिनार करके इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र करके विक्रम से 90 में मुख्यमंत्री हुए। आपके पिछले बिहार सरकार ने जो जाति सर्वे करवाया था उसके काफी आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे थे। उस दौर में नरसंहार का दौर चला और आज देखिए हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी है, विद्यालय है। नीतीश जी ने 20 साल लगाए सिर्फ सड़क और बिजली पहुंचाने। यही लालू जी कहते थे कि सड़क पर चल के क्या करोगे, हमारे लोग तो भैंस पर चलते हैं। वो युवाओं के लिए आपका क्या प्लान है? 5-6 साल तो मगर यूनिवर्सिटी डिग्री देने में लग जाते हैं ग्रेजुएशन के। एक बेसिक ग्रेजुएशन तक करवाना था जी। प्रशांत किशोर ने एंट्री मांगी और वो दावा करते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करके हम विकास की राजनीति करेंगे, पलायन हो रही है उसकी राजनीति करेंगे, शिक्षा की राजनीति करेंगे। तो आप उनकी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्या उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? कि हम यहाँ अच्छा रोजगार दें ताकि जो बाहर गए वो पुनः पटना आने के लिए या बिहार आने के लिए तत्पर रहे। हम उसको जाति के नाम पर ढोलक नहीं पीते। जो व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ी है। यहाँ का जो व्यवस्था था नीतीश जी के पहले, कोई बड़े उद्योगपति आना नहीं चाहे। आज भी लोगों को लगता है कि फिर कहीं लालू जी आ जाएंगे क्या। नमस्कार, मैं गोविंदराज। स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट के विशेष एपिसोड में। बिहार में चुनाव की तैयारियों की शुरुआत हो गई है और बिहार के चुनाव में सबसे खास और बिहार के चुनाव को माना जाता है केंद्रित होती है तो वो जातीय समीकरण और जातिवाद पे ही केंद्रित होती है। अभी से ही सारी पार्टियां अपने अपने जातियों को साधने में लगी हुई हैं। एक से ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कास्ट से, हमारे जाति से लोग जनप्रतिनिधि चुनकर आए। ऐसे में हम आज बिहार की इस जाति केंद्रित राजनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से एमएलसी डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सर। स्वागत सर। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाति बिहार में आकर और महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी पोस्ट पे या कहीं किसी के पास जाए तो वो चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि इसकी क्या जाति, उसके बाद उनसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, वो करते हैं आखिर इस। और राजनीति में तो खैर इसकी अलग भूमिका है। इस जाति केंद्रित राजनीति को समाज को क्या नुकसान है, क्या फायदे उठाने पड़े और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है, जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा तो इससे सारे लोग जातीय गोलबंदी में बन जाते हैं। और आपने कहा कि जहां तक उसका फायदा और नुकसान, तो मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान ही होता है। नुकसान इस मायने में होता है कि जो विधायक या सांसद जातीय गोलबंदी के आधार पर जीतते हैं तो विकास के प्रति उनका रुचि बहुत कम रहता है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा इतना परसेंट जात है, फिर हमारा इतना मिसलेनियस वोट है, फिर हमारे नेता के आह्वान पर इतना वोट मिल जाएगा, तो मुझे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। और वह क्षेत्र में या मतदाताओं के बीच में, वो अपने ही समाज के लोगों के बीच में भी वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि मुझे जातीय समीकरण के आधार पर हम जीते हैं, हम काम करें अथवा नहीं करें, लेकिन जात के लोग हमको अपना समझ के वोट देगा ही। और उसी का परिणाम है कि लालू जी 15 साल शासन किए। तो मैं तो कहता हूं कि यह रिसर्च का विषय है कि लालू जी ने बिहार को, मैंने बिहार में कोई विकास का काम नहीं किया उन्होंने, फिर भी वो 15 साल राज किए। तो यह एक रिसर्च का विषय कि आखिर कैसे राज किए, क्यों। उनका दावा है कि हमने सामाजिक जो उत्थान किया, जो पिछड़ी जातियां थी हमने उनको उठाया, सामाजिक न्याय की थ्योरी देते हैं। नहीं देखिए ये सामाजिक न्याय का नारा कोई लालू जी का नहीं है। अच्छा। यह जन न्याय कर्पूरी जी थे। कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री रहे, रामविलास पासवान रहे, राम मनोहर लोहिया रहे, बाबा साहब अम्बेडकर तो आज़ादी के पहले से सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। ये लालू जी का नारा थोड़ी है सामाजिक न्याय। इन्होंने उस आधार पर राजनीति करके लोगों को प्रभोग किया, समझिए ना। उस आधार पर राजनीति करके लोगों को भावनात्मक शोषण किया।
विकास नहीं कुछ हुआ, बिहार बहुत पीछे चला गया। आप समझ रहे हैं, बिहार में लालू जी के शासनकाल में कितना मेडिकल कॉलेज खुला, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, सड़क की हालत क्या थी, उद्योग धंधे क्या थे, बिजली की क्या स्थिति थी, विद्यालय की क्या स्थिति थी। किसी भी विभाग में आप जाइए तो सारे विभाग की नारकीय स्थिति थी। इसी बिहार में 4-4 महीना यूनिवर्सिटी बंद रहा और कानून व्यवस्था जिसको कहते हैं वो चरमरा गया। तो आप जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय किए, तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? नारा देना, लोगों को उकसाना, लोगों को उतावला करना, लोगों को आक्रोशित करना, यह सामाजिक न्याय का नारा है क्या? सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज के सब वर्गों में समुचित विकास हो, समुचित विकास होनी चाहिए। अब हमको बताएं कि आज बिहार में एक भी माने इनके शासन काल में आज बिहार में तो 14-15 मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, कई ऐसे। विकास का मतलब है कि जन समाज को एहसास होने लगे कि आज सरकार की योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। लेकिन वो जातीय कॉन्फ्लिक्ट जो मतलब कि एक वर्चस्व जो चलता था, कलेश, हाँ, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद भी हुआ, लेकिन वो कुछ लोग जो जिनको उन्होंने बोलते हैं कि हमने इन लोगों को आवाज़ दी। लालू यादव के आने के पहले हम लोग खाट पर नहीं बैठ सकते थे या सर पगड़ी बांध कर नहीं चल सकते थे, तो ये जननायक कर्पूरी जी ने ये आंदोलन चलाया था। इसका सारा श्रेय सामाजिक न्याय का और गरीबों के न्याय दिलाने का काम, गरीबों को स्वाभिमान देने का काम ये जननायक कर्पूरी जी ने किया। और उस समय भी जननायक कर्पूरी जी को कुछ सामंतवादी लोग कह सकते हैं, कुछ मैं कह रहा हूँ, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग जो इस प्रवृत्ति की जिनकी सोच थी, कर्पूरी जी को बहुत गाली मिला, उनको बहुत यातनाएं उस समय भी मिला। तो ये लालू जी का दिन नहीं है, यह जननायक कर्पूरी जी का है। हाँ, लालू जी आए तो उसमें इन्होंने जितना 27% आरक्षण अति पिछड़ा का किसने दिया? जननायक कर्पूरी जी ने दिया। लेकिन पंचायती राज में जब आरक्षण देने की बात आई तो लालू जी ने नहीं दिया। फिर जाके एनडीए की सरकार, नीतीश और भाजपा की सरकार थी, उसमें मिला। तो इसको हम कैसे कहेंगे? उन्होंने क्या चरवाहा विद्यालय, अरे क्या समझ रहे हैं? गरीब के लोग चरवाहा विद्यालय में पढ़ने का ही उनकी नियति है क्या? क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियरिंग नहीं बनेगा क्या? यही लालू जी कहते थे कि सड़क पर चल के क्या करोगे, हमारे लोग तो भैंस पर चलते हैं। क्या यादव लोगों को गाड़ी पर बैठ के चलने की शौक नहीं है? क्या यादव के लोग हवाई जहाज पर नहीं घूम सकते हैं? क्या यादव का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या यादव के बेटे के या यादव के गांव तक पक्की सड़क नहीं होनी चाहिए? यही आपका सोच है सामाजिक न्याय का? सर लालू जी के बाद 2005 के बाद ये समीकरण कैसे चेंज हुआ, और 2005 के पहले जो लालू दौर था और नीतीश कुमार का दौर है, इसमें किन जातियों का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा और किन का डाउन प्ले है? देखिए, एक तो ये वास्तविक है कि जो ओबीसी की राजनीति बिहार में हो रही है 90 से क्या, आप कर्पूरी जी के समय से 90 आप इसको नहीं कर सकते हैं। एक कर्पूरी जी के समय से जो ओबीसी की राजनीति बिहार में चला, उसमें लालू जी 90 में कैसे बने उसकी पूरी अलग कथा है। वो रामसुंदर दास जी को दरकिनार करके, रामसुंदर दास जी बनते उस समय सीएम, लेकिन इन्होंने दरकिनार कर दिया रामसुंदर दास जी को। फिर वो रघुनाथ झा उनको उन्होंने आगे करके, इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र करके फिर चंद्रशेखर जी के पास गए। फिर मैंने कई तरह का इनका अपना जो हथकंडा था उन्होंने अपना करके तिक्रम से 90 में ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा, बता रहे हैं, तिक्रम से मुख्यमंत्री बन गए। रामसुंदर दास बनते, लेकिन बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन जब बन गए तो इनको जो आपने कहा सामाजिक न्याय, वो काम करना चाहिए था, इन्होंने काम नहीं किया। उस दौर में नरसंहार का दौर चला, 90 के बाद जबरदस्त नरसंहार का दौर चला। तो आवाज देने का क्या मतलब है? किसी का कत्ल कर देना? लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, सेनारी नरसंहार हुआ, शंकर बीघा नरसंहार हुआ, कई नरसंहार हुए। और मैं स्टूडेंट लीडर होने के नाते
सब जगह मैं घटना के बाद मैंने लोगों को जाकर के अध्ययन किया कि आखिर क्या है, ऐसे इतना घटना बड़ी बने 55-56 लोगों की मानव नरसंहार हो गया था। वो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टेट गवर्नमेंट उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट में थी या प्रशासन के नहीं बता रहे हैं, ये वास्तविक है कि नक्सली लालू जी के साथ उनका तालमेल बैठ गया था। अच्छा। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं था। बिना सरकार के संरक्षण के, समझ गए, कोई अपराध हो नहीं सकता। यदि अपराध होगा तो सरकार उसको नकेल कसेगी। जैसे आज उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं होती है, लेकिन सरकार उस पर तुरंत एक्शन में आता है और उसका परिणाम या तो जेल या न तो इनकाउंटर होता है अपराधी को, जो यानी प्रशासन को पूरी छूट दी हुई है। देखिए, मुझे विश्वास है कि प्रशासन यदि चाहेगी तो कोई भी अपराधी को छोड़ नहीं सकता। अभी बिहार में ही हुआ ना, वो एक काउंटर हुआ ना, जो अभी गोपाल अग्रवाल इनका जो हत्या हुआ था। तो आप देखिए कि लालू जी के समय में बड़े बड़े अपराध, बड़ी बड़ी घटनाएं, और सबका कहीं ना कहीं तार एक अन्य मार्ग से जुड़ा रहता था। अच्छा। एक किताब है लालू जी और नीतीश जी का राज का, जिसमें पूरा स्टोरी लिखा हुआ है। अच्छा। पूरी स्टोरी है, आप कभी उसको पढ़िए, उसको पूरी स्टोरी लिखी है। आज नीतीश जी के राज में कोई भी अपराध होता है तो अपराधी तुरंत पकड़े जाते हैं, उन पर जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो तुरंत होता है, सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन लालू जी के समय में कहीं ना कहीं नक्सलियों का सरकार का संरक्षण प्राप्त था। इस कारण इतना बड़े बड़े नरसंहार हुए। लोग दहशत में रहते थे। हम तो उसी जिला के रहने वाले हैं जहां नरसंहार का दौर चल रहा था। लोग दहशत में थे, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं, और नक्सली ले भी लेते थे जो बड़े बड़े काउंटर कुछ काम हुआ तो कहीं कुछ था। जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश जी की सरकार बनी, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि सारे अपराधी या तो बिहार छोड़ के भाग गए थे और नहीं तो इस काम से वो अलग हो गए थे। और आज देखिए, हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पानी है, विद्यालय हैं, ठीक है। अब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोई आपको पैदल या कोई ऐसा असुविधा नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। अब गांव में लोग फेरी वाले, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लेकिन उन्होंने तो दिया, लेकिन बिहार में यदि नीतीश जी की सरकार नहीं होती तो मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन अभी भी जो सवाल उठाते हैं कि नीतीश जी ने 20 साल लगाए सिर्फ सड़क और बिजली पहुंचाने में, बाकी के इसी के साथ जो राज्य थे जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, वहाँ इन दिनों इतने दिनों बहुत ज़्यादा, उड़ीसा तो खैर काफ़ी आगे निकल चुका है इतने दिनों में, सिर्फ बिजली सड़क और बेसिक एजुकेशन पर ही रह गए। अभी भी हम शिक्षा के मामले में सबसे पिछले पायदान पे हैं। लोगों की आय सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, मेडिकल सुविधा भी सबसे लोएस्ट यहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल या बिजनेस उस टाइप से नहीं हुए हैं बिहार में। तो 5-7 साल का ये काम था, लेकिन बाकी के 10-15 साल पर सवाल तो हैं एनडीए। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि लालू जी के 15 साल के राज्यकाल में कितना अव्यवस्था हो गया था। अच्छा। कितनी अराजकता थी, कितना बड़ा गड्ढा उन्होंने अराजकता का बना करके रखा था। ये नीतीश जी को ये सब काम करने में समय लगा, कहीं कोई कुछ नहीं था। सबसे पहले तो 5 साल नीतीश जी को लगा सड़क का गड्ढा भरने में, उसके बाद सड़क बनी, बिजली आई, लोगों को सुविधा मिला। ये इससे प्रतीत होता है कि लालू जी का 15 साल के राज्यकाल कितनी अराजकता था, कितना नारकीय स्थिति बनी थी। और ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, कैसे नहीं हुआ? आज बिहार में 14-15 मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच बहुत बड़ा, आज 5000 बेड का अस्पताल बन रहा है, लॉ चाणक्य यूनिवर्सिटी है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ, फिर बोध गया में मेडिकल मैनेजमेंट का जो आईएमएम का है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि नहीं हुआ? फिर यहाँ आपको निफ्ट का बहुत बड़ा है,
कैसे कहें कि नहीं बिहार है? की जो आबादी है लगभग 13 करोड़ के आसपास है, उसकी तुलना में एक या दो, एक साउथ बिहार में, एक नॉर्थ में बहुत बहुत कम है। मगध यूनिवर्सिटी की हालत खराब है, पटना यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी या आरा में जो भी है, सारे लगभग लगभग 5-6 साल तो मगध यूनिवर्सिटी डिग्री देने में लग जाते हैं ग्रेजुएशन के, एक बेसिक ग्रेजुएशन तक कर पाना नहीं। देखिए एक चीज है, सरकार की मंशा क्या है, सबसे पहला ये। जब लालू जी के राज्य में बिहार में कोई अपराध होते थे तो कहते थे दिल्ली में नहीं हो रहा है क्या, तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता था। आप कहीं ना कहीं अपराधी को या अराजकता को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां है तो यहां भी है। नीतीश जी का या एनडीए सरकार के जो हमारे मुखिया हैं नीतीश जी, इनका कभी इस तरह से बयान आप नहीं सुने होंगे कि वहां है तो वहां। यह तुलना करते हैं विकास से, यदि गुजरात में इतना विकास हुआ है तो हमें बिहार में भी इतना करना चाहिए, यदि कर्नाटक में इतना विकास हुआ है तो हमको विकास करना चाहिए। और लालू जी की मंशा क्या थी कि वहां अपराध हो रहा है, वहां अराजकता है, तो हमारे यहाँ नहीं होगा क्या। ये दोनों में फर्क है। तो अभी नीतीश जी और एनडीए की सरकार जो चल रही है, इनका सोच हमेशा सकारात्मक रहता है कि हमको सुधार करना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, सारी व्यवस्थाएं को करना है, ठीक है। और आज उस प्रक्रिया में सरकार का सारा तंत्र लगा हुआ है, और आने वाला समय में जो भी कुछ कमी रही है वो सारे कमी एनडीए सरकार ही दूर करेगी। हाँ, जाति जनगणना बीजेपी पहले काफ़ी विरोध कर रही थी, बोल रही नारा भी दिया था कि आप जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव आया तो बीजेपी भी इसे दूर नहीं और खटाखट जाति जनगणना कराने का निर्णय दिया। जब मैं इस आपके इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रहा था तो आपका एक वाइट मुझे मिला, यूट्यूब पर एक वीडियो था। आप जो पिछले बिहार सरकार ने जो जाति सर्वे करवाया था उस पर काफ़ी आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे थे। आप बोल रहे थे कि हमारे चंद्रवंशी समाज के आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है। तो क्या है पॉसिबल है आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करना? देखिए एक मिनट बता रहे हैं। अब जैसे जाति में भी एक जाति में कई प्रकार के टाइटल हैं। जैसे हम मध्य बिहार में चंद्रवंशी लिखते हैं, अब मध्य बिहार कहीं लखीसराय चले जाइए तो हमारी जाति के लोग राम लिखते हैं। आप हमारी जाति के लोग चले जाइएगा बिहार शरीफ में तो कुछ वर्मा लिखते हैं। आप हमारी जाति के ही चले जाइए वैशाली में तो महतो लिखते हैं, कहीं राउत लिखते हैं। तो देखिए ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए कि जो वर्मा लिखते हैं उनके घर में जो शिक्षक गए जातीय गणना कराने के लिए, पूछने के लिए, हो सकता है उस समय 8-10 साल का बच्चा रहा हो और उन्होंने कहा क्या नाम है बाबूजी, बाबूजी का, तो मान लीजिए फलाना वर्मा, फलाना ए। तो अच्छा 8 साल 10 साल के बच्चा को पता नहीं है कि हम किस जाति से हैं, किस वर्ग में हैं। आज के भले बड़े लोगों को बात पता हो, लेकिन मेरा भी बेटा है वो ग्रेजुएशन में पढ़ता है, लेकिन उसको कभी कभी फॉर्म भरता, बताइए पापा हम किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अब उस परिस्थिति में हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत सरकार की मंशा नहीं रही होगी, लेकिन उस क्रम में, पूछने के क्रम में, अब मान लीजिए कि यहाँ ब्रह्मर्षि समाज में ही कोई शर्मा लिखते हैं, कोई चौधरी लिखते हैं, कोई सिंह लिखते हैं, कोई सिन्हा लिखते हैं। अब जो पूछने वाला गया वो हो सकता है टाइटल से उनका नाम जोड़ दिया होगा, ठीक है। इसके कारण और ऐसे सरकार की कोई मंशा नहीं रही है कि किसी जाति का कम दिखाना, ज्यादा दिखाना, ठीक है ना, ऐसा कभी ऐसा नहीं। बीजेपी का जाति जनगणना कराने का निर्णय कैसे लिया? देखिए बीजेपी से बड़ा सामाजिक न्याय करने वाली कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, आप समझिए, ये सब लोग नारा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको जमीन पर धरातल पर उतारती है। लालू जी खूब नारा दिए सामाजिक न्याय, हम ये हैं वो हैं, ये है वो है, बहुत तरह का इन्होंने समाज में प्रोगंडा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कहा कि हम बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कई तरह के। भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं, हम कास्ट के आधार पर लोगों को राजनीति में बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ बाबूलाल गौर यादव थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। हमारे राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश में गुप्ता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, हमारे यहाँ कई 3-4 टर्म मुख्यमंत्री रहे। अभी मोहन यादव हैं, उमा भारती लोधी जाति की थी, वो रहे। कई ऐसे हमारे, लेकिन हम उसको जाति के नाम पर ढोलक नहीं पीटे, ठीक है। लालू जी कहते हैं कि हम जाति, हम ओबीसी को बढ़ाते हैं। तो आज बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के बैनर, ऑफिशियली जो बैनर है ना, उस पर किसका किसका फोटो है? राष्ट्रीय अध्यक्ष
लालू प्रसाद यादव। ठीक है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन? राबड़ी देवी यादव। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव। पाटलिपुत्रा से चुनाव कौन लड़ेंगे? मीसा भारती यादव। छपरा से चुनाव कौन लड़ेंगे? रोहिणी आचार्य यादव। स्वास्थ्य मंत्री कौन पड़ेंगे? उनका तेज प्रताप यादव। यही सामाजिक न्याय है क्या? जन नायक कर्पूरी ठाकुर अपने किसी परिवार को जीवित रहते हुए आगे बढ़ाया क्या? बीपी मंडल याद में थे क्या? उन्होंने अपने जीवित रहते हुए किसी परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाया क्या? मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ, जिसकी आप दुआ उनका शिष्य बन करके घूम रहे हैं, उन्होंने अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी कभी कोई जाना क्या शिवराज सिंह चौहान किस जाति का है? बाबूलाल गौर किस जाति का है? या उमा भारती किस जाति का है? ये सब ओबीसी चेहरा। लेकिन बिहार में भी तो भाजपा जाति समीकरण बैठाती ही है। देखिए एक बात है। दूसरी बात और एक चीज मैं कर रहा हूँ, जाति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, ये सब लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। नारा ये लोगों को ठगते थे, ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, गरीबों का हित नहीं करेगा, ये सब करके बैकवर्ड में और दलित में जाकर के उसको ठगते थे। यही लोग जब मुस्लिम के बीच में जाते थे तो क्या कहते थे? भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, सांप्रदायिक, दो तरह की बात करते थे। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा और ओबीसी का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो फिर ये लोग का पेट में दर्द क्यों होने लगा भाई? क्यों दर्द होने लगा? वो भी एक सफल, जिसने उन्होंने कहा कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो गरीब का भला नहीं होगा। ऐसा ही लोग सबको ठग रहे थे 2014 में। जब मोदी जी बने तो सबसे पहला उन्होंने जनधन खाता, गरीब का बैंक में खाता खुलवाया। क्या अमीर का बैंक में खाता था कि नहीं था? सभी अमीर का, सबका, उसका बेटा का, बेटी का, पत्नी का, पिताजी का, माताजी का, सबका बैंक में खाता। किसी गरीब आदमी का बैंक में खाता था? नहीं था। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ी है। देखिए बता रहे हैं, हम आंकड़े में नहीं उलझना चाहते हैं, व्यवहारिक बात बोलते हैं। कोरोना जैसे महामारी जो पूरे दुनिया को हिला दिया, दुनिया के लोग इससे त्रस्त हो गए थे। क्या भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा मरा? क्या कोई मरा? कोई भी व्यक्ति बता दे, गरीब से गरीब लोग भी अन्न के अभाव में, हो सकता है बीमारी के कारण, अव्यवस्था के कारण। हाँ, अब नहीं, अव्यवस्था भी हम नहीं कहेंगे, जितना ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सब लोगों का जो कोविड का जो इंजेक्शन आया, उसके लिए भी कहीं अफरा तफरी मचा क्या? नहीं हुआ। कोविड वैक्सीनाइजेशन तो सही से हुआ, सही ढंग से हुआ, तो हम कैसे कहेंगे अव्यवस्था हुआ? नदी, पहाड़, ये जहां जहां जाने का मतलब ये नहीं था, उसके बाद भी लोग जा करके वहां सबको कोविड का वैक्सीन दिलवाए कि नहीं दिलवाए? जाति जनगणना पर हम चर्चा हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जाति जनगणना के आंकड़े, कई विश्लेषक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अगर उसके आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं तो उन जातियों का क्या होगा जो अति पिछड़े या और बहुत कम जनसंख्या में है। बिहार में बहुत सारी ऐसी जातियां जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो आरजेडी और दो जातियों को मिलाकर आरजेडी की तरह एक समीकरण बनाने और बहुत बड़ा पार्टी बन जाए। बहुत छोटी छोटी जातियाँ हैं, अगर उनकी जनसंख्या और सामाजिक उत्थान भी नहीं है, वो अमीर भी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है और वो वर्चस्व भी नहीं है कि वो राजनीति में आए, तो जो पिछड़े भी हैं, ना पैसा है ना उत्थान हुआ है, तो उनको तो कोई राजनीतिक पार्टी वोट मांगने तक नहीं जाएगा कि आपको नहीं दोगे तो क्या 2-4 घर तो हो ही है, 1% से भी कम हो, क्या करेंगे? यही बताइए, तो इनका क्या होगा? एक जाति होता है बंजारा, होता है ना, उसका कितना प्रतिशत है? बहुत कम है। नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए भी आयोग बनाया, पता है आपको? आयोग बनाया। तो मैंने पहले ही कहा कि ये जातीय गणना ये लोग कराते रहें या होगा, इन लोग का नारा था, चलिए हम लोगों ने भी उसको करवा दिया, लेकिन सही रूप से जो छोटी छोटी जातियां ना, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए ही कटिबद्ध है। जो राजनीति में आज तक जीवन में कभी उनका कोई राजनीतिक पद नहीं मिला है, हो सकता है कोई राजनीतिक, उनके घर के लोग कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बने हों, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसी हुई है कि हमको, और हमारे पार्टी के जो दीनदयाल उपाध्याय थे,
उनका भी यह सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति विकास से संतुष्ट नहीं है और उसको एहसास नहीं हो, तब तक हमारी सफलता नहीं है। तो आज हम केंद्र सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार, आज हम उस ओर पहुंच रहे हैं, उनके यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से जो आपका वो संशय है, संदेह है, वह पूरी तरह से समाप्त होगा। और जो सबसे कई ऐसे क्षेत्र में आज आप देखेंगे हमारे यहाँ ऐसी ऐसी जातियां जिसका छिपी जाति होता है, उसका भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है। हो सकता है बिहार में नहीं हो, गुजरात में हो, 20 सालों में राजस्थान में हो। ओबीसी या पिछड़ों की राजनीति में ये 2-4 जातियां जैसे यादव और कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, यही इन्हीं का बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट भी आंकड़े आए हैं रोहिणी कमीशन में। वो भी जारी नहीं हुए, लेकिन हम प्रोफेसर पीसी पतंजलि का इंटरव्यू कर रहे तो उसमें थे, तो वो बता रहे थे। नीतीश कुमार और बीजेपी 20 सालों से सरकार में है, क्या इस बार भी आप नेता उन्हीं को बनाएंगे मुख्यमंत्री? एकदम तय है। अच्छा। एनडीए की सरकार में नीतीश जी मुखिया हैं, और 2025 के रिजल्ट के बाद पुनः नीतीश जी शपथ लेने जा रहे हैं। आप लोग का बीजेपी का कुछ मुख्यमंत्री का नहीं है इरादा इस बार? तो भाई जब हम एनडीए के साथ, जब हम समझौता के साथ रहेंगे, तो भारतीय जनता कभी भी किसी के साथ भी जो समझौता हुआ है, उस समझौते के साथ हम ईमानदारी पूर्वक उसका पालन करते हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश जी के साथ समझौता हुआ है, नीतीश जी को स्वीकार किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि 2025 के रिजल्ट के बाद पुनः एक बार नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। लेकिन एक तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एंट्री मांगी, और वो दावा करते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करके हम विकास की राजनीति करेंगे, पलायन हो रही उसकी राजनीति करेंगे, शिक्षा की राजनीति करेंगे। तो आप उनकी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, और क्या उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? देखिए, एक लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लोगों को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इससे हम बुरा नहीं मानते, करना चाहिए जिसका जितना जो है। लेकिन जहां तक जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, तो अब सब दल की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि जो कमजोर वर्ग है, जिनका कोई आधार नहीं है, हम उसको आधार दें, उनको हम आगे करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी लेकिन जाति के आधार पर हम राजनीति नहीं कही। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि हम जात की राजनीति नहीं करेंगे, हम विकास की राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति की है, सब समाज को लेकर के चलने की राजनीति की है। आज नरेंद्र भाई मोदी कभी बोले हैं क्या? जब भी कहते हैं 130 नहीं, पिछली बार जब बिहार आए थे तो मंच से वो बोल रहे थे कि बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार। भाषण उनका था प्रॉपर। तो एक सुन लिए। हाँ, इसके पहले उन्होंने क्या कहा कि इस देश के 130 क्या 130 करोड़ ये हमारा परिवार है, कहा है ना। तो कई बार कहा है, एक बार नहीं कहा है। तो उस चीज को आप कोट न करके एक बार उन्होंने कहा कि एक है, तो इसको आप लेकिन जब बिहार में आते हैं तो वही जाति नहीं, बिहार में आने के बाद ऐसा नहीं है। किसी प्रसंग, बस देखिए, अब हम आप ही से बात कर रहे हैं, तो बात करने के क्रम में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जब कभी जाति की बात होती है, कभी विकास की बात होती है, कभी किसी व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है। तो उसको नहीं, उनकी मंशा क्या रही है। उन्होंने कभी भी यदि विकास की राजनीति नहीं की होती तो कहते कि सिर्फ ओबीसी के लोगों को बैंक में खाता खुलेगा, सिर्फ अति पिछड़ा के लोगों को बैंक में खाता खुलेगा, सिर्फ अति पिछड़ा के लोगों को शौचालय बनेगा, अति पिछड़ा को कल ही ना किसान सम्मान निधि। तो हम कभी भी जात देख करके भारतीय जनता पार्टी विकास, संपूर्ण समाज का विकास होना चाहिए सबका। हाँ, किसी में कम है, किसी में बेसी है, किसी में गरीब कम लोग हैं, किसी में गरीब ज़्यादा लोग हैं, कोई ज़्यादा पिछड़े हैं, कोई कम पिछड़े हैं।
दलित समाज में भी देखिएगा तो कोई ज़्यादा पासवान थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, और हमारे मुसहर हैं या और जो समाज हैं वो थोड़ा कम पिछड़े हैं। तो इसका हम भी कभी भी, हमारी पार्टी जाति आधारित राजनीति पर विश्वास नहीं की है, विकास पर विश्वास की है, और हमेशा सबके लिए अब बिहार में सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए। यूथ वोट है, सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन बिहार में ही है। हाँ, बिहार में युवाओं को फ्यूचर को लेकर सबसे ज़्यादा पलायन भी वही कर रहे हैं, या 10,000 तक की नौकरी तक मतलब कि बिहार में अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या ग्रेजुएशन करने के लिए DU से लेकर BHE वाला हवा, सब जगह बिहार के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। और कुछ वो युवाओं के लिए आपका क्या प्लान है भाई? एक जान लीजिए कि यह पलायन जो सब कहते हैं ना, आप विदेश में भी चले जाइए तो ज्यादा भारत के लोग मिलेंगे। वो पलायन के लिए गए, नौकरी प्रतिभा के कारण, उनकी प्रतिभा था, गए, समझ गए। तो पलायन तो हुआ लालू जी के राज में। देखिए, दो पलायन उसको कहते हैं जो डर से, भय से, कानून का राज नहीं है, तो डर भय से जो गए उसको कहेंगे पलायन किया, भाग गया यहां से। और एक मिनट, जो स्वेच्छा से अपने रोजी रोटी के लिए, आप कोई बंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है, कोई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी भी भारत में उनको सेट नहीं करा तो अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो जो डर भय से गया उसको कहेंगे पलायन किया। लेकिन जो स्वेच्छा से वो चाहता है कि भाई हम बिहार में रह करके हम बेंगलोर में रहें, हम पंजाब में रहें, हम दिल्ली में रहें, तो इसमें दिक्कत क्या है? और मैं तो कहता हूं, मैं एक जिस समाज से आता हूं, तो हमारे लोग कभी बंबई दिल्ली नहीं देखे थे। वो पूरा जीवन उनका गांव के चौहद्दी के नीचे बीत जाता था। उसी खेत में काम करते करते जन्म लेते थे, और उसी खेत में काम करते थे, युवा होते थे, उसी खेत में काम करते थे, वृद्ध होते थे, आप फिर वहीं मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती। आज कम से कम हमारे लोग दिल्ली बंबई जा रहे हैं, वहां से कुछ सीख करके आ रहे हैं, वहां के लोगों को देख रहे हैं, वो अपने जीवन स्तर को थोड़ा ऊंचा कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? बुराई की बात नहीं, लेकिन आपने बोला कि स्वेच्छा से जा रहे हैं, स्वेच्छा से बहुत कम ही लोग जाते होंगे। उनका कोई सपना नहीं कि सूरत में हम किसी फैक्ट्री में काम करें। अगर बेगूसराय में फैक्ट्री, या जहानाबाद या पटना में कोई फैक्ट्री मिल जाए, उनकी 20,000 की नौकरी मिले, तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, खाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम बताएंगे आपको, एक कहावत है गांव में कि दूध से जब मुंह जलता है तो मट्ठा भी फूंक करके पीता है। कहावत सुने ना? तो जिस तरह से यहाँ का जो व्यवस्था था नीतीश जी के पहले, कोई बड़े उद्योगपति आना नहीं चाह रहे थे। आज भी लोगों को लगता है कि फिर कहीं लालू जी आ जाएंगे क्या, तो आज भी लोग सहमे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और उसके बाद भी कई ऐसे, आपका बरौनी फैक्ट्री तो चालू हो गया, कई ऐसे, हाँ, कई आपके मुजफ्फरपुर में कई लगा है, कई फैक्ट्रियां यहाँ अब शुरू हुआ है, चल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति आकर के इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं। तो आने वाला समय में यहाँ के मजदूरों को यही काम मिलेगा। ये सरकार का अगला जो 2025 में जो एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें एनडीए का पूरा प्लान है कि हम यहाँ अच्छा रोजगार दें, ताकि जो बाहर गए हैं वो पुनः पटना आने के लिए या बिहार आने के लिए तत्पर रहें। ये हमारी एनडीए सरकार की योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ एकदम पहले से और अब तक की राजनीति पर इतने विस्तार और इतने अच्छे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।